हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो सब क्या है? चलिए इस इंटरेस्टिंग सफर को शुरू करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। सोचो, आपके हाथ में जो बुक है, जो हवा आप सांस ले रहे हो और एक ग्लास पानी, इन सब चीजों में ऐसी क्या एक बात है जो कॉमन है? क्या लगता है? लेट्स फाइंड आउट। और इसका जवाब है मैटर। बिल्कुल सही। साइंटिफिकली बोले तो आपके आसपास हर वो चीज जिसका कुछ मास है यानी वजन है और जो जगह घेरती है यानी उसका वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। बेसिकली एवरीथिंग, पत्थर, बादल, तारे, प्लैनेट्स, यहाँ तक कि एक छोटी सी पानी की बूंद भी, ऑल ऑफ इट इज मैटर। तो चलो इस चैप्टर के पहले टॉपिक में घुसते हैं कि आखिर ये मैटर है क्या और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। पता है, ये मैटर का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। बहुत बहुत पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 तत्वों में क्लासिफाई किया था। याद है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके हिसाब से हर चीज, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, इन्हीं 5 चीजों से बनी है। ऑफ कोर्स आज मॉडर्न साइंस इसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर समझाती है, लेकिन इस चैप्टर में हम केमिकल नेचर की टेंशन नहीं लेंगे। हमारा पूरा फोकस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर होगा, यानी वो दिखता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। ये मैटर आखिर बना किस चीज से है, इसके अंदर क्या राज छुपा है? चलो पर्दा उठाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल था जो साइंटिस्ट को परेशान करता था। क्या मैटर एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूअस है, मतलब एक पूरा पीस जिसमें कोई गैप नहीं, या फिर ये रेत के धर जैसा है जो लाखों करोड़ छोटे छोटे कणों या पार्टिकल से बना है? क्या लगता है आपको? सोचो सोचो। चलो इसका जवाब एक सिंपल सी एक्टिविटी से ढूंढते हैं। घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक बीकर लो, उसमें आधा पानी भरो और वाटर लेवल को मार्क कर दो। ठीक है, अब उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी डालो और अच्छे से घोल दो। अब ध्यान से देखो, पानी का लेवल ऊपर गया क्या? और वो नमक कहाँ गायब हो गया? कोई मैजिक है क्या? देखो, मैजिक नहीं, साइंस है। नमक कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह में जाकर एडजस्ट हो गए। इसीलिए वाटर लेवल बढ़ा ही नहीं। तो इससे क्या प्रूव होता है? इट प्रूव्स कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि पार्टिकुलेट है। इट इज मेड ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमें मैटर के पार्टिकल्स की 3 सीक्रेट प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। नंबर 1, उनके बीच स्पेस होती है, जैसा हमने अभी देखा। नंबर 2, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट नहीं करते। और नंबर 3, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक फोर्स है जो उन्हें बांध कर रखती है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रिकैप एंड सम बोर्ड एग्जाम नोट्स। सो हमने क्या सीखा? मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज हैं। उनके बीच स्पेस है, वो हमेशा मूविंग स्टेट में होते हैं, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बोर्ड एग्जाम टिप लिख लो। इन मूविंग पार्टिकल्स की एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और याद रखना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और पार्टिकल्स और तेजी से मूव करते हैं। इसीलिए तो गरम गरम खाने की खुशबू दूर तक जाती है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर सोचो। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में इनका जवाब छुपा है। अब जब हम पार्टिकल्स के सीक्रेट्स जान गए हैं, चलो देखते हैं कि यही पार्टिकल्स मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कैसे बनाते हैं। इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? बच्चों, ये टेबल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इससे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच के सारे डिफरेंसेस आसानी से याद कर सकते हो। देखो, सॉलिड्स में पार्टिकल अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसीलिए उनकी शेप डेफिनेट होती है। वहीं गैसेस में अट्रैक्शन मिनिमम और एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसीलिए ना उनकी शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम। और कंप्रेसिबिलिटी देखो, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है जबकि सॉलिड्स नेग्लिजिबल। ओके, लेट्स रिकैप दिस सेक्शन। टोज मैटर का स्टेट डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, उनमें कितनी एनर्जी है और उनके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम टिप, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, लेकिन बर्फ जो सॉलिड है वो पानी यानी लिक्विड पर तैरती है। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जरूर याद रखना। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मैटर किसी एक स्टेट में हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं है। हम उसका स्टेट बदल सकते हैं। एक सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस बना सकते हैं।
Let's see how. And this brilliantly illustrates the whole process. देखो कितना सिंपल है। जब आप सॉलिड जैसे बर्फ को हीट देते हो तो वो लिक्विड यानी पानी बन जाता है, और हीट दो तो लिक्विड गैस यानी स्टीम बन जाता है। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। गैस को ठंडा करो तो लिक्विड, और ठंडा करो तो सॉलिड। ये सब टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड पिघलकर लिक्विड बनता है। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड उबलकर गैस बनता है। और लेटेंट हीट, ये एक छुपी हुई हीट है। इमेजिन आप बर्फ पिघला रहे हो। जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, भले ही आप हीट दे रहे हो। वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, बल्कि स्टेट चेंज करने के काम आ रही है। दैट्स लेटेंट हीट। और एक स्पेशल प्रोसेस है सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड जैसे कपूर या कैम्फर सीधा गैस बन जाता है। इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि टेम्परेचर और प्रेशर बदलकर हम मैटर का स्टेट बदल सकते हैं। और ये केल्विन सेल्सियस कन्वर्जन फॉर्मूला तो पक्का एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लो। सिंपल है, सेल्सियस में 273 ऐड करो तो केल्विन मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस का जवाब सोचो। हिंट, पहले का आंसर लेटेंट हीट में है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक, इवेपोरेशन। ये प्रोसेस हम रोज देखते हैं, पर ये बॉइलिंग से कैसे अलग है? लेट्स फाइंड आउट। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड बिना बॉईल हुए धीरे धीरे वेपर बनता है। जैसे फर्श पर गिरा पानी अपने आप सूख जाता है या गीले कपड़े सूखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर होता है और सिर्फ लिक्विड की सरफेस पर होता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, ये 4 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की स्पीड पर असर डालते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाओगे, जैसे कपड़े फैलाकर सुखाना, तो इवेपोरेशन तेज होगा। गर्मी में यानी टेम्परेचर ज्यादा होने पर कपड़े जल्दी सूखते हैं। तेज हवा चले तो भी जल्दी सूखते हैं। और अगर हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी कम हो तब भी इवेपोरेशन फास्ट होता है। आपने कभी सोचा है, जब आप हाथ पर सैनिटाइजर या परफ्यूम लगाते हो तो वहां ठंडा ठंडा क्यों लगता है? या गर्मियों में मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? द रीजन इज इवेपोरेशन। इसका रीजन है कूलिंग इफेक्ट। जब सैनिटाइजर आपके हाथ से इवेपोरेट होता है तो उसके लिक्विड पार्टिकल्स वेपर बनने के लिए एनर्जी यानी हीट आपके हाथ से यानी सराउंडिंग से ले लेते हैं। आपके हाथ से हीट निकल गई तो ऑब्वियसली आपका हाथ ठंडा फील करता है। इट्स सिंपल साइंस। लेट्स समराइज। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग करता है। और बोर्ड एग्जाम के लिए ये डिफरेंस सुपर इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पूरे लिक्विड में एक साथ होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, जबकि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पर होता है और किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स सोचो। दे आर ग्रेट रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन। चलिए बच्चों, अब पूरे चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। हमें पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा। पॉज करके सोचिए। रेडी? ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। वाटर लिक्विड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है। और शुगर सॉलिड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। सो द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ऑक्सीजन, फिर वाटर और फिर शुगर। द करेक्ट आंसर इज सी। एंड द फाइनल क्वेश्चन, सेम टेम्परेचर पर बर्फ यानी आइस पानी से ज्यादा कूलिंग क्यों करती है? याद कीजिए लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, सोच के बताइए। The correct answer is B, because of latent heat of fusion. आइस पिघलने के लिए सराउंडिंग से एक्स्ट्रा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पानी से ज्यादा होता है। तो आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जाते जाते इस सवाल का जवाब जरूर सोचना कि उबलते पानी से ज्यादा जलन उसकी भाप से क्यों होती है, जबकि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका आंसर भी लेटेंट हीट में ही है। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।